नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में बदलाव होगा। 10 से अधिक जिला अध्यक्ष को बदलने की तैयारी है। विधानसभा चुनाव में कुछ हारे और जीते प्रत्याशियों ने शिकायत की है। कुछ जिला अध्यक्ष ने चुनाव में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। कई क्षेत्रीय अध्यक्ष ने भी शिकायत की है। तो अब शिकायत की गई है, एमएलसी चुनाव है और उसके बाद बदलाव देखने को मिल सकता है। कई ऐसी सीटें रही जो बीजेपी को गंवानी पड़ी और जिला अध्यक्ष से जो प्रत्याशी हैं हारे हुए, उन्होंने इसकी शिकायत की थी। तो खबर यही मिल रही है कि एमएलसी चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में होगा बदलाव। 10 से अधिक जिला अध्यक्ष को बदलने की तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव में कुछ हारे और जीते प्रत्याशियों ने शिकायत की है। कुछ जिला अध्यक्ष ने चुनाव में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई और उसी का नतीजा रहा कि पार्टी की पिछली बार से कम सीटें आईं और इस वजह से अब जिन लोगों ने सक्रियता नहीं दिखाई, मेहनत नहीं की है, अब उनको हटाया जा सकता है। कई क्षेत्रीय अध्यक्ष ने भी इसकी शिकायत की है। तो एमएलसी चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में बदलाव होगा। खबरें यही मिल रही है कि जैसे ही चुनाव होंगे उसके बाद संगठन में बदलाव की कवायद शुरू हो जाएगी और ऐसे में गाज गिरेगी उन लोगों के ऊपर जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी लेकिन वो निष्क्रिय रहे, काम के नाम पर जीरो रहा और अब इसीलिए संगठन में जब बदलाव होगा तो ऐसे लोगों पर गाज गिर सकती है। खबरें मिल रही हैं कि 10 से ज्यादा जिला अध्यक्ष को बदलने की तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव में कुछ हारे और जीते प्रत्याशियों ने शिकायत की थी। ये कहा था कि जो कोशिश है, जो प्रचार है, जो अन्य चीजें उन पर ध्यान नहीं दिया गया, इसी वजह से उन्हें हार मिली। और लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। प्रियम, एमएलसी चुनाव के बाद अब बीजेपी संगठन में बदलाव की खबरें मिल रही हैं, क्या कुछ और जानकारी है? कितने लोगों पर गाज गिर सकती है? बिल्कुल, देखिए, विधान परिषद चुनाव के बाद भाजपा संगठन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 से अधिक ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनको बदलने की तैयारी चल रही है, जो चुनाव में अपनी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई है, पूर्ण रूप से वो सक्रिय नजर नहीं आए हैं, जिनके खिलाफ कह सकते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने शिकायत करी है। विधानसभा में जो कुछ हारे हैं और कुछ जो जीते प्रत्याशी हैं उन्होंने जिला अध्यक्ष की शिकायत की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ माना जा रहा है कि जैसे ही एमएलसी का चुनाव संपन्न होगा उसके बाद संगठन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और वहां पर परिवर्तन जो है वो कई जिलों में देखने को मिल सकता है। कई क्षेत्रीय अध्यक्ष की भी जो शिकायत है वो मिली है। जिला अध्यक्षों ने चुनाव में जो सक्रिय भूमिका जो है उसको कई जिलों में ऐसे रहे जहाँ पे नहीं निभाई है। तो ऐसे जिला अध्यक्षों के खिलाफ माना जा रहा है कि संगठन की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। तो प्रियम पाठक, क्या खबरें मिल रही हैं? कौन कौन से जिले के जो जिले अध्यक्ष हैं वहां पर ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, कई जगहों से शिकायतें आई हैं। संगठन कहाँ कहाँ पे बड़ी कार्रवाई करेगा ये संगठन का फैसला है। संगठन देखेगा जो शिकायतें मिली हैं जो है तो उन शिकायतों में कितनी सच्चाई है और कितनी वो कह सकते हैं कि सत्य हैं। तो उसके आधार पर संगठन का क्या फैसला होगा, उसके आधार पर उन जिलों में अलग अलग कार्रवाई होंगी। जहां जहां से शिकायतें आई हैं उन सभी की समीक्षा की जाएगी, उनको देखा जाएगा, उनको समझा जाएगा और उसके बाद उसको लेकर फैसला किया जाएगा। ठीक है प्रेम पाठक, तो एमएलसी के चुनाव कब संपन्न होने वाले हैं? एमएलसी के चुनाव को लेकर देखिए तारीखों की घोषणा पहले हो चुकी है। 12 तारीख को परिणाम आ जाएंगे जो कह सकते हैं। तो इसको लेकर 9 अप्रैल को मतदान होना है। 24 अप्रैल आज तक जो है वो नाम वापस लिए जा सकते हैं। 9 अप्रैल को एमएलसी के लिए मतदान होगा और 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव का जो परिणाम है वो आएगा। तो माना जा रहा है कि एमएलसी चुनाव के परिणाम आने के बाद में ये जो शिकायतें मिली हैं सूचना के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम पाठक तमाम जानकारी के लिए। 12 अप्रैल के बाद संभावना यही है क्योंकि एमएलसी के चुनाव हो जाएंगे तो 10 से अधिक जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। बीजेपी संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं आज लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास मौजूद रहेंगे और योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनने के बाद कल
25 मार्च को शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी और संघ के नेताओं के साथ विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रह सकते हैं, उन्हें भी न्योता भेजा गया है। तो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है और आज से आगाज शुरू हो जाएगा योगी सरकार के 2.0 का, क्योंकि आज बहुत अहम दिन है। औपचारिकता महज है ये सदन का नेता चुनना, क्योंकि पहले से ही तय है योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। योगी एक बार फिर से सीएम बनेंगे। 47 साल बाद बीजेपी का दोबारा लगातार कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे पर्यवेक्षक रूप में। रघुवर दास भी मौजूद रहेंगे और इस बीच विधायक दल की बैठक और इसमें योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा सदन का नेता। यूपी चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 25 मार्च यानी कल एक बार फिर से प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। तो ये लिस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है यूपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट। कौन कौन हो सकते हैं? आदित्य सिंह रायबरेली से सदर सीट से जीती हैं, कांग्रेस में थी लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी का दामन थामा और जीत भी मिली, तो उन्हें इसका फल मिल सकता है। अनिल राजभर वाराणसी के शिवपुर से जीते हैं, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, संभावना है कि उन्हें एक बार फिर से मौका मिल सकता है। अपर्णा बिष्ट यादव मुलायम सिंह यादव की बहू है, चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई थी, हालांकि वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ी हैं। आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व से जीते हैं, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से संभावना है कि उनको जगह मिल सकती है। असीम अरुण कन्नौज सदर से जीते हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, नया चेहरा युवा चेहरा, उन्हें मौका मिल सकता है। ब्रजेश पाठक लखनऊ के कैंट से जीते हैं, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा दयाशंकर सिंह बलिया की सदर सीट से जीते हैं। तो ये यूपी के संभावित मंत्री, क्योंकि कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है, तो जितिन प्रसाद योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से जगह मिल सकती है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। मोहसिन रजा की बात करें, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यूपी के संभावित मंत्रियों में नंद गोपाल नंदी का नाम है, इलाहाबाद दक्षिण से जीते हैं, योगी सरकार में ये भी पहले मंत्री रह चुके हैं। और पंकज सिंह नोएडा से जीते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, लगातार जीत मिली है वहां पर, 2 बार से जीतते रहे हैं, तो इस बार मंत्री पद भी मिल सकता है। राजेश्वर सिंह लखनऊ से सरोजनी नगर से सीट जीते हैं, ईडी के पूर्व अधिकारी हैं, पहली बार चुनाव लड़ा और जीता भी, वो भी स्वाति सिंह की जगह पर उन्हें टिकट दिया था। रामपाल वर्मा बालामऊ से चुनाव जीते हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। और अब एक और नाम संदीप सिंह अलीगढ़ के अतरौली से जीते हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं, इसीलिए ज्यादा संभावना नजर आ रही है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। सतीश महाना कानपुर के महाराजगंज से जीते, योगी सरकार में पहले ही मंत्री रह चुके हैं। और स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, उन्हें संभावना है कि मंत्री बनाया जा सकता है। श्रीकांत शर्मा को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है, मथुरा से कड़ी चुनौती के बीच वो जीत कर आए हैं। और अब बात सिद्धार्थनाथ सिंह की करें, इलाहाबाद शहर पश्चिम से जीते हैं, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसमें ज्यादातर आप देख सकते हैं ऐसे फेस जो पहले मंत्री रह चुके हैं, उनमें सुरेश खन्ना का नाम भी शामिल है, शाहजहांपुर से जीते हैं, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी सुरेश खन्ना के हाथ में थी। सूर्य प्रताप शाही देवरिया के पत्थरदेव से जीते हैं, योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो ये यूपी के संभावित मंत्री हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की जब शपथ होगी तो इस बार 3 डिप्टी सीएम होंगे। और अब उत्तराखंड की बात करते हैं। धामी मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक होगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो सकती है। अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे, शाम 4:30 बजे अधिकारियों के साथ ये बैठक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपना चार्ज संभालेंगे, सभी 8 मंत्री भी अपना पदभार संभालेंगे। तो शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट की बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप चुनाव के पहले जो वादे करते हैं और खास तौर पर अगर आप ही सीएम रहते हैं और तो ज्यादा संभावना होती है कि जो आपने कहा है वो पहली कैबिनेट में कितना नजर आया है। तो आज 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक है और सिविल कोड का जिक्र जो है वो चुनाव के एंड पहले किया गया था और अब उसे लागू करने को लेकर जब सवाल किया गया तो कहा गया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, सबके लिए एक कानून तो एक ही ड्रेस, सिविल कोड सबके लिए होगा। तो आपको बता दें कि आज
अपना चार्ज संभालेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण के बाद। और अब जो सभी 8 मंत्री जिन्होंने शपथ ली थी वो भी पदभार ग्रहण करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कैबिनेट की बैठक है और ये कैबिनेट की बैठक धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो सकती है। कई प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा के बाद मोहर लग सकती है। क्या तोहफा मिलेगा, क्या उपहार मिलेगा जनता को? दोबारा बीजेपी की सरकार दिलाने पर बनी है जो दोबारा बीजेपी की सरकार, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। पहली कैबिनेट बैठक के कौन से अहम फैसले वो हम आपको जरूर बताएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो सकती है क्योंकि इसका जिक्र चुनाव के अन पहले किया गया था। अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे, आज अपना चार्ज लेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे। जब जाएंगे वहां पर तो दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर उनका स्वागत भी होगा और उसके बाद स्वागत सत्कार के बाद काम शुरू हो जाएगा। सीएम धामी के दोबारा सीएम बनने से उनके सहपाठी और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। वो पुष्कर सिंह धामी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उनके गुणों का जो है वो बखान करते नहीं थकते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार राज्य की बागडोर संभाली है। लगातार दूसरी बार सीएम बनने से उत्तराखंड के साथ खटीमा में जश्न का माहौल है। पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के थारू इंटर कॉलेज में 1991 से 1993 तक इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। वहीं इस मौके पर उनके सहपाठी, बाल सखा और शिक्षक पुरानी यादों को बड़े गर्व से बताते हैं। इसके लिए वो सीएम धामी के साथ पुरानी फोटो को दिखाना भी नहीं भूलते। वो ये भी बताना नहीं भूलते कि बचपन में वो संकोची स्वभाव के थे, तो वहीं उनके शिक्षक उन्हें ऊर्जावान और मिलनसार छात्र के रूप में याद करते हैं। पुष्कर सिंह धामी के बारे में उनके शिक्षकों और सहपाठियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तरह के एक्सपेरिमेंट माननीय सीपी मुनि जी उस टाइम यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के अध्यापक हुआ करते थे, उनके द्वारा हमें कराए जाते थे और लगातार इसी विद्यालय में रहकर इसी जो है अध्ययन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और आज ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे लिए गौरव का क्षण है कि आज हमें वो दिन याद आते हैं कि किस तरह जो है कि छात्र जीवन हम लोगों ने साथ समय बिताया और किस तरह साथ मिलकर तरह तरह की गतिविधियों में भाग लिया। आज हमें वो दिन याद होकर काफ़ी गौरव महसूस। हम 12th हमने साथ में किया हुआ था, फर्स्ट ईयर और 12th, इंटर फर्स्ट ईयर और 12th। तो इसी क्लास में हमारी अध्यापन हमारा यहीं हुआ करता था और बाकी प्रयोगशालाएँ हमारी दोनों तरफ तो प्रयोगशालाएँ थी। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ लगभग 90 से 100 के समथिंग के हमारे इस क्लास में स्टूडेंट हुआ करते थे और वो बड़े संकोची स्वभाव के थे। उस टाइम पे कभी लगा नहीं कि आज इस प्रदेश में नेतृत्व करेंगे। भुवन भट्ट जी हम सब यहाँ वहाँ हर जगह उनके साथ रहते थे और धामी जी का नेचर बहुत सामान्य और सीधे और अच्छा कुशल नेचर रहा है। और धामी जी के अंदर जो नेतृत्व क्षमता थी ये कोश्यारी जी ने पहचानी है और उनको लखनऊ से अपने साथ उत्तराखंड में लाए। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, हमें बहुत खुशी है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज इस विद्यालय से निकला हुआ छात्र प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। जिस समय हम यहाँ पर अध्यापन का काम करते थे उस समय यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री अध्ययन किया करते थे। बड़े कुशाग्र बुद्धि थी, नेतृत्व क्षमता उनके अंदर कूट कर भरी थी और सब बच्चों को साथ लेकर वह एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पर सबके साथ मिलकर रहते थे, अनुशासित थे, जीवन के लक्ष्य को जानते थे और उस लक्ष्य के बलबूते पे ही आज उन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व संभाला है। नगातराई गांव से हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पड़ोस की हूँ और उनके जीतने से हमें बहुत अपार खुशी हुई है। पहले बहुत दुख था कि वो अपने क्षेत्र से हार गए, लेकिन उनके कामों से
पूरा प्रदेश इतना खुश था कि उनको ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है। और हम लोग ये उनके आवास में आकर के पारंपरिक गीतों से और हर्षोल्लास बिल्कुल मना रहे हैं। सबसे पहले धामी जी को मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई है क्षेत्र की ओर से। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिस प्रकार एक बार मायूस हो गए थे हम लोग सभी जनता, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और हमें पूर्ण विश्वास है कि वह पूरे प्रदेश का विकास करते हुए कल के दिन में हो सकता है कि कहीं केंद्र तक भी पहुंचेंगे, ऐसा हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं हमको। तो सबसे पहले हम उन्हें बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई उनको, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, नगरातराई वासियों को बधाई। हमें बहुत खुशी हुई उनके जीत से। कहते हैं बच्चे के पूत पालने में ही दिखने लगते हैं। ऐसा ही कुछ सीएम धामी के साथ देखने को मिलता है। सभी को साथ लेकर चलना या कहें नेतृत्व की क्षमता को इनके शिक्षकों और सहपाठियों ने बचपन में ही देख लिया था। खटीमा से हरीश मेहरा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई हैं। इस परीक्षा में हाई स्कूल के 25,696 और इंटर के 28,819 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षाएं गाजियाबाद के 65 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हो रही है। परीक्षा के सकुशल संपादन एवं परीक्षा केंद्रों के प्रभावी निरीक्षण के लिए 4 जोनल मजिस्ट्रेट, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी 65 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। परीक्षाओं पर निगरानी के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया है। तो अब परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लगभग 92 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 12 अप्रैल को ये परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। छात्र 2 शिफ्ट में परीक्षा दे रहे हैं। पूरे यूपी में परीक्षा के लिए 8,000 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। वहीं परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने के लिए 3 लाख सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए मुख्य कंट्रोल रूम लखनऊ में बनाया गया है। अब हम आपको यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर परीक्षा केंद्रों पर आप देख सकते हैं छात्र परीक्षा दे रहे हैं। कड़ी निगरानी उनकी की जा रही है। पहली तस्वीर कुशीनगर की है। जो छात्र हैं परीक्षा देने के लिए पहुंचे, बाकायदा प्रवेश पत्र की जांच हुई, उसके बाद एंट्री मिली। अमरोहा की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। छात्र जो पहुंचे हैं उनकी जांच की गई और बदायूं में भी कुछ यही देखने को मिला। देवरिया और संभल की ये तस्वीरें, अलग अलग जगह की तस्वीरें। जांच बहुत कड़ी हो गई है। नकल मुक्त परीक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए पुलिस भी तैनात है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, अंदर जो परीक्षा केंद्र है वहां पर कैमरे लगाए गए हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया है, क्योंकि अगर कोई बच्चा एक दूसरे से बात भी करता है तो उसकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी और नकल करते हुए पकड़े गए तो फिर जेल जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आज से यूपी में बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां भी कर ली हैं। बदायूं जिले में 99 कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 59,420 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा कोविड-19 के दौर में हो रही है। ऐसे में सभी केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हो रहा है। परीक्षार्थियों के लिए मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचना है। परीक्षार्थी के लिए प्रवेश पत्र के साथ पेन के अलावा और कुछ साथ लेकर नहीं जाना है। बदायूं में आज से यूपी में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब रुकते अगली खबर का। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है। उन्होंने मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के लोगों के लिए संवेदना जताई है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे जघन्य पाप करने वाले लोगों को राज्य सरकार जरूर सजा दिलाएगी।
पीएम मोदी ने राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया। बीरभूम हिंसा पर पीएम मोदी के बयान के बाद अब इंतजार है कि आखिर पश्चिम बंगाल सरकार का इस पर क्या रिएक्शन आता है, खुद ममता बनर्जी का। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि सजा देने के लिए अगर केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है तो केंद्र सरकार भी राज्य सरकार की मदद करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें आगे जारी रहेंगी।